विशाल जंगल आज सफेद लग रहा था। साल की सबसे खतरनाक और रूह कपा देने वाली बर्फबारी शुरू हो चुकी थी। आसमान से गिरते बर्फ के फाहे दिखने में तो रुई जैसे कोमल थे, लेकिन उनकी मार किसी नुकीले पत्थर जैसी सख्त थी। हवाएं ऐसी चल रही थीं जैसे कोई चीख रहा हो। रीमा चिड़िया, जो हमेशा से अपने अनुशासन और कड़ी मेहनत के लिए जानी जाती थी, अपनी छोटी सी मासूम बेटी गुड़िया के साथ एक पुराने पेड़ पर घोंसले में सिमटी हुई थी। वो गुड़िया को अपने पंखों की गर्माहट देने की कोशिश कर रही थी। अचानक एक भयानक बर्फीली हवा का झोंका आया। पेड़ की टहनियां बर्फ के भारी वजन को सहन नहीं कर पाईं और रीमा का वो छोटा सा तिनकों से बना प्यारा घोंसला ताश के पत्तों की तरह बिखर कर जमीन पर जा गिरा। माँ देखो, हमारा सब कुछ खत्म हो गया। मेरा घास का बिस्तर, हमारा घोंसला सब टूट गया। हवा बहुत तेज है माँ, मेरे नन्हे पंख जम रहे हैं। क्या हम इस रात जिंदा बच पाएंगे? मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या हमें कोई बचाने नहीं आएगा? धैर्य रख मेरी गुड़िया, हिम्मत हारना कायरों का काम है। जब तक तेरी माँ की चोंच में जान है और पंखों में हरकत, तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। तू इस पेड़ की गहरी और सूखी जड़ के पीछे छिप जा, वहाँ सीधी हवा कम लगेगी। मैं अभी पूरे जंगल में घूमकर कुछ मजबूत लकड़ियाँ और सूखी घास ढूंढने की कोशिश करती हूँ। ऊपर वाला हमारी परीक्षा ले रहा है और हमें इस परीक्षा में पास होना है। रीमा ने उड़ान भरी, लेकिन उसके पंख गीले होकर लोहे की तरह भारी हो गए थे। वो हर पेड़ के नीचे झांक रही थी, हर झाड़ी को टटोल रही थी, लेकिन कुदरत ने हर चीज को बर्फ की मोटी और सफेद चादर से ढक दिया था। उसे एक सूखा तिनका तक नसीब नहीं हुआ। रीमा की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था और उसे अपनी बेटी का चेहरा याद आ रहा था। तभी अचानक एक ढलान के पास उसे कुछ भूरा और गोल दिखाई दिया। वो एक विशाल और सूखा हुआ नारियल था। रीमा ने अपनी पूरी बची खुची ताकत लगाकर उस नारियल के ऊपर जमी बर्फ को साफ किया। नारियल का खोल बहुत मजबूत था और वो अंदर से पूरी तरह खोखला और सूखा था। रीमा को लगा जैसे उसे रेगिस्तान में अमृत मिल गया हो। वो तुरंत उड़कर वापस गई और गुड़िया को अपनी पीठ पर बिठाकर उस नारियल के मजबूत घेरे के अंदर ले आई। देख गुड़िया, ये नारियल किसी मजबूत किले से कम नहीं है। इसकी दीवारें हमें बर्फीली हवाओं से बचाएंगी। आज रात हम यहीं सुरक्षित रहेंगे। सो जा मेरी बच्ची। अभी उनकी पलकें झपकी ही थीं कि बाहर से पंखों के फड़फड़ाने की कर्कश आवाजें आने लगी। कालू कौवा और उसकी पत्नी गोरी कौवी, जो पूरे जंगल में अपनी चालाकी, चोरी और निर्दयता के लिए बदनाम थे, भोजन की तलाश में भटकते हुए वहां आ पहुंचे। अरे ओ गोरी, देख आज तो हमारी लॉटरी लग गई। इस भयानक ठंड में जहाँ एक दाना नहीं मिल रहा, वहाँ हमें एक पूरा नारियल मिल गया। अगर हम इसे अपनी चोंच से फोड़ लें तो इसके अंदर की मलाई से हमारी 2-3 दिन की भूख मिट जाएगी। जी कालू जी, आप सही कह रहे हैं। जल्दी कीजिए, भूख के मारे मेरी जान निकली जा रही है। आज तो मजेदार दावत होगी और फिर हम इसी के पास आराम करेंगे। जैसे ही कालू ने अपनी काली और नुकीली चोंच से नारियल पर जोरदार वार किया, अंदर से रीमा कांपती हुई बाहर निकली। उसकी आंखों में विनती थी। कालू, गोरी बहन, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, रुक जाइए। ये नारियल आपके लिए सिर्फ एक रात का भोजन हो सकता है, लेकिन इस समय ये मेरी और मेरी नन्ही बेटी की जान बचाने का इकलौता सहारा है। बाहर मौत का तांडव चल रहा है। अगर आपने इसे तोड़ दिया तो मेरी बच्ची ठंड से मर जाएगी। क्या आप एक मासूम बच्ची की जान की कीमत पर अपना पेट भरेंगे? भगवान के लिए हमें यहाँ रहने दें। अरे ओ रीमा, तू हमें नैतिकता का पाठ मत पढ़ा। जंगल का कानून सरल और सीधा है। जो शक्तिशाली है उसी का सब कुछ है। फल खाने के लिए होते हैं, घर बनाने के लिए नहीं। जा अपना यह रोना धोना कहीं और दिखा। सही कहा कालू जी ने। अपनी इस बीमार जैसी बेटी को उठा और कहीं और जा। हमें अपना भोजन करना है। तुम्हारी गरीबी की कहानी सुनने का हमारे पास वक्त नहीं है। भाग यहाँ से अभी के अभी। कालू ने रीमा को एक जोरदार धक्का दिया और उसे ठंडी बर्फ में गिरा दिया। बेचारी रीमा अपनी रोती हुई बेटी को लेकर फिर से उस भयानक तूफान में निकल पड़ी। पीछे से कालू और गौरी नारियल को नोच नोच कर खाने लगे। रीमा के शरीर में
अब हिलने की भी शक्ति नहीं बची थी, लेकिन एक माँ का दिल हार मानने को तैयार नहीं था। तभी अचानक एक ढलान के नीचे उसे कुछ हरा और बड़ा दिखाई दिया। पास जाकर देखा तो वह एक विशाल तरबूज था। रीमा को फिर से एक उम्मीद की किरण दिखी। उसने अपनी चोंच से तरबूज को अंदर से खाली करना शुरू किया। उसने सारा लाल गूदा बाहर निकाला और अंदर एक सुंदर लाल और खुशबूदार कमरा तैयार कर लिया। माँ, क्या यहाँ हमें कोई तंग नहीं करेगा? कोशिश तो यही है बेटा, तू थोड़ा तरबूज खा ले और अपनी आंखें बंद कर ले, माँ सब ठीक कर देगी। लेकिन चिड़िया की खुशियाँ चंद लम्हों की मेहमान थीं। तभी वहाँ कबूतर और उसकी पत्नी लूसी कबूतरी आ धमके। ऐ चिड़िया, बाहर निकल इस तरबूज से। तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे इलाके के इस फल में छेद करने की? ये तरबूज हमारा भोजन है। देखो तो पति जी, कितनी ढीठ चिड़िया है। इसने हमारे खाने को बर्बाद कर दिया। अगर तू अभी बाहर नहीं निकली तो हम तुझे और तेरी बेटी को जख्मी कर देंगे। जंगल के फल सिर्फ खाने के लिए हैं, रहने के लिए नहीं। भाग यहाँ से, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। कबूतर, लूसी बहन, मुझ पर ना सही इस मासूम बच्ची पर दया कीजिए। रात बहुत गहरी है और बाहर बर्फीला तूफान जान ले रहा है। हम सुबह होते ही चले जाएंगे। बस आज की रात पनाह दे दो। एक पल भी नहीं, हमें तेरी फालतू बातें नहीं सुननी। हमें भूख लगी है और हमें ये फल खाना है। निकलो यहाँ से। एक बार फिर रीमा और गुड़िया को उनके आशियाने से बेदखल कर दिया गया। रीमा की आंखों में अपमान की आग थी। उस रात उन्होंने एक पुराने सूखे पेड़ के नीचे दुबककर जैसे तैसे अपनी जान बचाई। अगली सुबह जब सूरज की धुंधली रोशनी बर्फ पर पड़ी तो रीमा ने हार मानने के बजाय कुछ नया करने की सोची। शाम तक उसने एक पत्तों का घर तैयार कर लिया। उसी शाम मौसम ने फिर से करवट ली। एक ऐसा तूफान आया जिसने पूरे जंगल के बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ दिया। कालू का पुराना घोंसला उड़ गया। कबूतर का घर भी बर्फ के नीचे दबकर टूट गया। वे सब बेघर हो गए और ठंड से कांपने लगे। कालू, गोरी, कबूतर और लूसी सबके सब अधमरे होकर रीमा के नए पत्तों वाले घर के सामने आकर गिर पड़े। रीमा बहन, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। आज कुदरत ने हमें हमारी औकात दिखा दी। हमें अपने घर के एक कोने में जगह दे दो, वरना हम जम कर मर जाएंगे। हमने फल के लिए तुम्हारा घर छीन लिया था। आज हमारे पास न फल है न घर। हाँ रीमा, हमें अपनी गलती का एहसास है। जान बचाना किसी भी भोजन से बड़ा धर्म है। हमें अपनी घर में ले लो। हम वादा करते हैं कि हम बदल जाएंगे। माँ, इन्होंने हमें रात भर बर्फ में सोने पर मजबूर किया था। इन्हें अंदर मत आने देना, ये फिर हमें निकाल देंगे। नहीं गुड़िया, बुराई का जवाब बुराई से देना कमजोरों का काम है। जो दूसरों की गलती को माफ कर दे वही असल में महान होता है। मुसीबत में पड़े दुश्मन की मदद करना ही सबसे बड़ा पुण्य और पक्षी धर्म है। आओ भाई बहनों, अंदर आ जाओ। ये घर हम सबका है। रीमा ने सबको अंदर बुला लिया। अंदर की गर्माहट ने उन सब के शरीरों में नई जान फूंक दी। उन चारों की आंखों में शर्मिंदगी के आंसू थे। उन्होंने कसम खाई कि वे अब कभी किसी कमजोर को नहीं सताएंगे और हमेशा दूसरों की मदद करेंगे। रीमा की बुद्धिमानी और उसके बड़े दिल ने पूरे जंगल को एकता का एक नया पाठ पढ़ा दिया। जंगल में सर्दियों का मौसम था, मगर बच्चों को बर्फबारी देखने का शौक हो रहा था। मम्मा, आपने एक बार बताया था ना कि पहाड़ों पर बर्फ गिरती है। हाँ गुड़िया बेटी, पहाड़ों पर बर्फ गिरती है। बर्फ भी ऐसी कि पूरे पहाड़ ढक जाते हैं। मम्मा, मुझे देखनी है वो बर्फ। मेरा बहुत मन कर रहा है। बेटी, उसके लिए तो हमें पहाड़ों वाले जंगल जाना पड़ेगा। गुड़िया जिद करती है। आखिर माँ तो माँ होती है। रीमा चिड़िया मान जाती है। गुड़िया उड़ते हुए अपने दोस्तों के पास जाती है। कबूतर का बच्चा, तोते का बच्चा सबको जाकर बताती है। सुनो, मैं और मम्मा पहाड़ों वाले जंगल जाएंगे। वहाँ पर मैं बर्फ गिरती देखूंगी। गुड़िया, मैं भी मम्मी पापा से कहता हूँ, मैं भी आपके साथ जाता हूँ। छोटा मिट्टू जल्दी से घर जाता है और अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा वो जा रही है गुड़िया अपनी मम्मा के साथ पहाड़ों वाले जंगल। अरे बेटा, हम जाकर क्या करेंगे? आपके पापा आएंगे तब पूछेंगे आपके पापा से। जब शाम में हरिया तोता घर आता है, उसकी पत्नी कहती है, देखो तुम्हारा बच्चा पहाड़ों वाले जंगल जाने की जिद कर रहा है। अरे मेरे बच्चे को जाना है तो मैं जरा पक्षियों से पूछ कर आता हूँ। हरिया तोता बहुत अच्छा था। वो दूसरे पक्षियों को सलाह देता भी था और सलाह लेता भी था। उसने पक्षियों को जमा कर लिया। बताओ दोस्तों, आप क्या चाहते हो?
क्या हमें पहाड़ों वाले जंगल जाना चाहिए? तोते भैया, गुड़िया का तो बहुत शौक हो रहा है, इसलिए मैं तो जा रही हूँ। अरे मेरा बेटा भी कह रहा था कि उसको भी जाना है। तो यार कबूतर सब एक साथ चलते हैं ना। हाँ, मगर बुलबुल बहुत बीमार है, बुलबुल को छोड़कर नहीं जा सकते। ऐसे बुलबुल को पीछे से कुछ हो गया तो? अरे उसकी चिंता मत करो, मैं उसका इलाज करके उसको भी साथ ही लेकर जाऊंगा। ऐसे हम बुलबुल को छोड़ तोड़ ही ना सकते हैं। तोता बुलबुल के घर जाता है। बुलबुल को बड़ी जोरों की खांसी थी। मेरे प्यारे भाई, मैं तो बहुत बीमार हूँ। बताओ कैसे आना हुआ? अरे बुलबुल बहन, उठ बैठो, तुम्हारा भाई आया है। भाई को देखकर ठीक हो जाओ तुम। अरे भाई, आज तो इतने प्यार से बात कर रहे हो तो मरी हुई भी उठ जाऊंगी। बुलबुल दबा लेती है और एकदम स्वस्थ हो जाती है। सभी पक्षी तैयार हो जाते हैं। चलो, हो गए ना तुम एकदम तैयार। अब मैं तुमको बताता हूँ, हम पहाड़ों वाले जंगल जा रहे हैं बर्फ देखने। तोता जंगल के कोने में रहने वाले कौवा और कौवी के पास जाता है। कव्वे, हम सब जा रहे हैं पहाड़ों वाले जंगल, वहाँ पर बर्फ देखेंगे। हाय बर्फ, मेरा तो बर्फ देखने का बहुत मन करता है। चलिए ना पति जी, हम भी चलें। हाँ हाँ, हम भी चलेंगे, हमें भी लेते हुए जाना। ये ना हो तुम लोग हमें यहीं पर भूलकर चले जाओ। हाँ, अपना सामान तैयार रखना, कोई अच्छा सा टेंट भी ले लेना। ये ना हो वहाँ पर सर्दी में ठठुरते रहो। आखिर वो दिन आ गया। उस दिन हर कोई अपना सामान पैक करके बड़े बरगद के पेड़ के नीचे जमा हो गए थे। अरे कालू और गोरी, क्या आपने सामान पूरा रखा है या नहीं? हाँ कौवे भैया, आप तो बहुत लापरवाही करते हो, इसलिए पूछना तो बनता है ना। वैसे रीमा, मेरी एक बात याद रखना, मैं तुम लोगों से ज्यादा शक्तिशाली हूँ। मैं उस बर्फ के मैदान में ऐसे भी रह सकता हूँ। कालू और गोरी बताते नहीं है कि वो अपने सामान में टेंट और लकड़ियां नहीं लेकर जा रहे। सभी पहाड़ों वाले जंगल की ओर चले जाते हैं। रास्ते में कई जगह बैठकर वो सुख का सांस लेते और फिर अपना सफर शुरू कर देते थे। आखिरकार वो पहाड़ों वाले जंगल में पहुंच जाते हैं। हर तरफ बर्फबारी थी। बहुत ज्यादा ठंड है, मैं तो कहता हूँ पहले टेंट लगा लेते हैं। तोते ने अपना टेंट लगाया, कबूतर ने भी और चिड़िया ने भी, मगर वो कौवे अभी तक बैठे हुए थे। कौवे भैया, समय रहते हुए अपना टेंट लगा लो, ऐसे रात में कौन लगवाएगा आपके साथ? हाँ हाँ, हम लगा लेंगे। तुम लोग तो छोटे पक्षी हो, तुम लोग कहाँ शक्तिशाली, मैं तो शक्तिशाली हूँ। शक्तियों का गर्व इतना था कि वो पागल कौवे टेंट ही साथ नहीं लाए। बर्फ गिर रही थी और वो आराम से बैठे हुए अपने साथ लाया हुआ दाना खा लेते हैं, क्योंकि उनको बहुत भूख लग रही थी। रात हो जाती है। रात में तो ठंडी ज्यादा बढ़ गई थी। रात होती गई, ठंड बढ़ती गई। कालू और गोरी बाहर बैठे हुए थे। ठंड लग रही है, अपना बताओ, क्या तुमको लग रही है? कालू जी, ठंड लग रही है, मेरे पंख सुकड़ते जा रहे हैं। हम तो टेंट भी साथ में नहीं लेकर आए। वैसे हमारे जंगल के पक्षी दयालु हैं, हमारी मदद जरूर करेंगे। आखिर कालू थक जाता है। पत्नी जी, मैं मरने वाला हूँ। ठंड, हाय हाय ठंड। कालू कौवा तोते के टेंट के आगे जाकर बोलता है, यार तोते तोते, मुझे अंदर ले लो, बड़ी ठंड है, मैं मर जाऊंगा तोते। मीटू जी, रहने दीजिए, ये कौवा तो है ही ऐसा, खुद टेंट लाया नहीं, हम क्यों सुलाएं भला। गोरी जल्दी से दौड़ती हुई कबूतर के टेंट के बाहर गई। कबूतर कबूतर भैया, मुझे अंदर आने दो, देखो कितनी सर्दी है। अरे मैं क्यों आने दूं? तुम तो मुझे गंदी आंखों वाला कबूतर कहती थी ना। नहीं नहीं, अच्छी आंखों वाले कबूतर, नशीली आंखों वाले कबूतर, मुझे अंदर आने दो। वो दोनों भी कौवों की मदद नहीं करते। तभी पहाड़ों में चील निकल कर आते हैं।